चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो इसमें इफ मोर देन, पहला पॉइंट, इफ मोर देन वन डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, if more than one double bonds are present, then called Paulins. Paulin मतलब more than one, in मतलब डबल बॉन्ड। अब देखिए, तो पॉलिन्स 3 टाइप का होता है। अब खुद डबल बॉन्ड को सजा के रखना है, डबल बॉन्ड को अरेंज करना है, एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है। क्या सिचुएशन हो सकता है? पहला सिचुएशन तो हो सकता है कि डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड के बीच में 1-1 का गैप होता चले, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, वन ऑफ द अरेंजमेंट। एक हो सकता है कि ऑल डबल बॉन्ड्स आर कंटिन्यूअस, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। और एक केस हो सकता है कि ना ही कंजुगेशन में हो और ना ही कंटिन्यूअस हो, तो उसको एक केस ये बोल सकता है कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर से डबल बॉन्ड, राइट। 3 ही केस इसमें मिलेगा आपको, और इस 3 केस का अलग अलग नाम दे दिया गया है। तो एक सिस्टम का नाम दिया गया है कंजुगेटेड, दूसरे का नाम दिया गया है क्यूमुलेटेड, और तीसरे का नाम दिया गया है आइसोलेटेड पॉलिन्स। इसके लिए एक लाइन लिख लीजिए, इफ डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड आर अल्टरनेटिंग, if double bond and single bonds are alternating, then it is called conjugated Paulins. If double bond and single bond are alternating, alternate, double bond single bond, तो उसको क्या नाम दिया गया है? conjugated. इसके लिए एक लाइन लिखिए, if all double bonds are continuous, if double bonds are continuous मतलब double bond, then it is called cumulated. और थर्ड में लिखिएगा, neither conjugated nor cumulated, then it is called isolated. Neither conjugated nor cumulated, then called isolated. Neither conjugated nor cumulated, then called isolated. अब यहां देखिए स्टूडेंट, इसको किस कैटेगरी में रखेंगे? कंजुगेटेड। तो कंजुगेटेड सिस्टम यहाँ पे कंजुगेशन में है तो रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? इसका मतलब इफ सिस्टम्स आर कंजुगेटेड देन रेजोनेंस पॉसिबल प्रोवाइडेड दे आर नॉट सफरिंग फ्रॉम स्टेरिक रिपल्सन, प्रोवाइडेड दे आर नॉट सफरिंग फ्रॉम, इफ सिस्टम आर कंजुगेटेड then resonance possible provided not suffering from steric repulsion, provided not suffering from steric repulsion। कल बताए थे ना स्टेरिक रिपल्सन होने से कोवलेंटी चेंज हो जाता है, प्रोवाइडेड नॉट सफरिंग फ्रॉम स्टेरिक रिपल्सन। तो देखिए इस पे बहुत काम करने का रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ऑलरेडी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आ चुका है, राइट। मतलब यहाँ पे एक कंक्लूजन हुआ कि अगर डबल पॉलिन्स है और कंजुगेशन में है तो वहाँ पे रेजोनेंस होगा, बट इस बात का ख्याल रखना है कि वहाँ पे कोई स्टेरिक रिपल्सन वाला फैक्टर अराइज नहीं हो रहा है। अब सेकंड पॉइंट लिखिए, केस ऑफ क्यूमुलेटेड।
बात मत कीजिए। क्यूमुलेटेड में जो भी सिचुएशन रहेगा, यहां देखिएगा, समथिंग लाइक दिस, तो इसको हम लोग शॉर्टकट में क्यूमुलिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको क्या पढ़ेंगे? क्यूमुलिन। अब इसका IUPAC नेम तो आप लिख सकते हैं स्टूडेंट, क्या होगा? अल्काडाइन प्रोपाडाइन, है ना। इसका कॉमन नेम बहुत फेमस है, खास करके इसका एलिन। यस, कॉमन नेम इज एलिन। चलिए उस बहाने भी याद रखिए। इस पर स्टार लगा दिए हैं, इसका मतलब यहाँ जो बताएंगे उस बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। बोलिए, इसमें दो सिचुएशन पे आपको गौर करना पड़ेगा। फर्स्ट केस में देखिए, टोटल नंबर ऑफ कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड इवन है, और सेकेंड केस में टोटल नंबर ऑफ कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड ऑड है। मतलब एक केस ए रहेगा और एक केस ए रहेगा। लिखिए, इफ टोटल नंबर ऑफ कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड आर इवन, पहले इसको स्टडी कर लेते हैं। इफ टोटल नंबर ऑफ कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड आर इवन, फर्स्ट पॉइंट यहां देखिए तो स्टूडेंट, इन दोनों डबल बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस होगा ही नहीं होगा। तो ये बात तो पहले ही जान चुके हैं, जो में नहीं है, दोनों कंटिन्यूअस हो गया, करेक्ट। इसका मतलब इस केस में देयर इज नो रेजोनेंस बिटवीन बोथ पाई बॉन्ड। लिखिए, नो रेजोनेंस बिटवीन बोथ पाई बॉन्ड। देखिए तो मैंने हाइब्रिडेशन सही से लिखा। इसका क्या होगा? इस कार्बन का sp2 sp2, करेक्ट है ना। sp बोल रहे हैं, इसका मतलब p का सिर्फ एक ऑर्बिटल इस यहाँ पे गया है हाइब्रिडेशन में, करेक्ट। और बाकी दो ऑर्बिटल प्योर रहा होगा, और दो ऑर्बिटल प्योर रहना भी पड़ेगा, क्योंकि दो पाई, एक कार्बन दो पाई बॉन्ड बनाया है, एक इस तरफ बनाया है, एक इस तरफ बनाया है, और पाई बॉन्ड फॉर्म बाय प्योर ऑर्बिटल। तो मान लेते हैं, सपोज कीजिए, और इस कार्बन के पास कितना प्योर p? एक ही है ना, कितना है? 1 है। लेट इट इज pz या py, कुछ भी pz। तो इस कार्बन के पास जो प्योर है वो एक्चुअली pz है, और इस कार्बन के पास कितना प्योर p है? 2। तो अगर इसको बोल दिया कि लेट दिस कार्बन हैविंग द प्योर ऑर्बिटल इज pz, तो उस दो में से एक को pz होना पड़ेगा, आया ना, क्योंकि pz का ओवरलैपिंग किसके साथ? करेक्ट। अब मान लेते तो इसके पास एक और बचा हुआ है, मान लेते इसके पास वो py है, तो a तो pz इसके साथ चला गया ना पाई बॉन्ड बनाने के लिए। तो अब इसके पास py है, तो इसके पास भी तो अब जो बचेगा वो py होना पड़ेगा, करेक्ट। तो py को ओवरलैपिंग py के साथ। तो बताइए, जिस तरीके से सीक्वेंस बैठा उसमें इस कार्बन के पास, इसका भी ए बी sp2 है, ए भी देखिए, अगर ऑब्जेक्टिव सेट करना रहेगा, ऐसे भी तो सेट कर देंगे कि लास्ट टू कार्बन, इज इट द लास्ट टू कार्बन हैविंग द सेम प्योर p, कैन हैव सेम प्योर p? नो, नेवर, राइट। क्योंकि इसके पास अगर pz रहेगा तो ऐसा सीक्वेंस बैठेगा कि इसके पास pz नहीं होगा, क्या होगा? py नहीं, px भी हो सकता है, बट pz नहीं होगा। तो यहाँ पे किसके किसके पास पाई बॉन्ड था? इस कार्बन का भी पाई बॉन्ड है, इस कार्बन का भी पाई बॉन्ड, इस कार्बन का,
तो पाई बॉन्ड तो था, बट क्या ये रेजोनेंस का पहला कंडीशन को सेटिस्फाई किया? रेजोनेंस का पहला कंडीशन था क्या? कल ही तो पढ़ाए हैं भाई। वो तो हाउ टू राइट रिजल्टिंग, वो तो था हाउ टू राइट रिजल्टिंग स्ट्रक्चर। पूछ क्या रहे हैं, जवाब क्या दे रहे हैं? पहला कंडीशन कल क्या था? मस्ट हैव एटलीस्ट वन सेम टाइप ऑफ प्योर पी। दोज एटम पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस या कैन पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस मस्ट हैव एटलीस्ट वन सेम टाइप ऑफ प्योर पी। सारा कहानी यहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो इसके पास पीजेड पीजेड पीवाई हो गया। क्या इन तीनों कार्बन, जिसका पाई बॉन्ड था, इन तीनों कार्बन के पास एटलीस्ट वन सेम टाइप है? नहीं है। तो ऐसे भी पाई बॉन्ड रेजोनेंस नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात यहाँ देखिएगा, ए पाई बॉन्ड अकॉर्डिंग टू माई एजम्पशन दिस पाई क्लाउड या पाई बॉन्ड अलोंग विच एक्सिस, और ए पाई बॉन्ड बाई एक्सिस। एक पाई बॉन्ड ऐसे है, करेक्ट? दो पाई बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस होने के लिए नहीं लगता कि पैरेलल होना चाहिए, बट एक है अलोंग जेड एक्सिस है, एक है अलोंग बाई एक्सिस। क्या यहाँ पे ये अगर आपस में ब्रेक कर भी लेगा तो ये दोनों आपस में ओवरलैप कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ये बिल्कुल ऑथेंटिसिटी के साथ प्रूफ हो गया ना कि एक है अलोंग जेड एक्सिस और दूसरा है अलोंग। इतना डेप्थ में आपसे कोई नहीं पूछने जाएगा, बट एक्चुअली इसका रिलेशन कहीं और पे है। इससे मैं प्लेनेरिटी क्लियर करने जा रहा हूँ क्योंकि वो पूछा जाएगा, वो आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल में या ऑप्टिकल में, इसलिए मुझे यहाँ पर डील कर रहा हूँ। और वहाँ पे इस आज जो डील करूँगा इसका प्लेनरिटी का, तो दोबारा कहीं पे भी जो आएगा तो मैं उसको रिमाइंड नहीं करूँगा कि हाँ दोबारा पढ़ाते हैं। मैं सिर्फ बोल दूँगा कि मैं रेजोनेंस के टाइम पे इसको क्लियर किया हूँ, वहाँ पे देख लीजिए, करेक्ट? और रेजोनेंस के असाइनमेंट में इस पर क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गया कि अगर नंबर ऑफ, यहाँ देखिएगा, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है कितना? तो फर्स्ट पाई बॉन्ड और लास्ट पाई बॉन्ड के बीच में आपस में रेजोनेंस नहीं होगा, करेक्ट ना? लिखिएगा, प्लेनरिटी ऑफ क्यूमुलेंस व्हेन ऑल डबल बॉन्ड्स, all continuous double bond are even, when all continuous double bonds are even। यहाँ देखिए स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, प्लेनरिटी ऑफ क्यूमुलेंस व्हेन ऑल कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड्स आर व्हाट? इवन। तो इसी एग्जांपल को लेकर काम करते हैं। पहले तो आप ये इमेजिन कीजिए कि अगर कोई भी एक, यहाँ सब लोग देखेंगे प्लीज़, बाद में बहुत बार रिपीट होगा ये बात। मान लेते हैं कि ये मेरा सरफेस है, हथेली है, इस पर कोई एक पॉइंट को फिक्स कर देते हैं। पॉइंट इज व्हाट? एनी पॉइंट इज फिक्स्ड इन द प्लेन, और उस प्लेन के रेस्पेक्ट में दो लाइन है, दो मार्कर है, बट सिमेट्रिकली है। सिमेट्रिकली का मतलब जितना ये ऊपर है जैसे, उतना ये कैसे है? नीचे है। तो इस फिक्स्ड पॉइंट से इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा? सेम रहेगा। इसका मतलब किसी भी प्लेन में कोई फिक्स्ड पॉइंट हो और उस प्लेन के रेस्पेक्ट में दो अलग पॉइंट लेते हैं, एक सिमेट्रिकली एबव और एक सिमेट्रिकली बिलो, मतलब जस्ट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर विथ रेस्पेक्ट टू द प्लेन। तो उस फिक्स्ड पॉइंट से उसका डिस्टेंस डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा? सेम रहेगा। एक्चुअली में इस यहाँ पे अगर ये बात डिस्कस नहीं करते तो आपको तो लगता है कि एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, ये तीनों कार्बन एक लाइन पे है। बोलिए यस। क्यों? क्योंकि इसका ऑप्शन sp है, और sp का ज्योमेट्री क्या रहता है? लीनियर। इसका मतलब sp से जो डायरेक्टली अटैच रहेगा जितना भी एटम, उसको एक लाइन पे होना पड़ेगा। तो ये तीनों कार्बन तो एक लाइन पे है,
और ये भी आपको पता है कि sp2 कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच रहता है उसको सेम प्लेन में होना पड़ेगा। इसका मतलब अगर इसको ऐसे दिखाया जाए तो सिचुएशन तो कुछ ऐसा बनना चाहिए था, ए हाइड्रोजन ए हाइड्रोजन ए कार्बन ए कार्बन ए हाइड्रोजन ए हाइड्रोजन ऑल आर इन द सेम प्लेन, क्योंकि ये sp2 से डायरेक्टली अटैच है। और उसके बाद ए कार्बन ए कार्बन ए कार्बन ए हाइड्रोजन ए हाइड्रोजन ये भी सेम प्लेन में, क्योंकि ये भी sp2 है। और इस तरीके से लॉजिक हो जाता कि इसको भी सेम इसे और इसे भी सेम प्लेन में होना पड़ता, लॉजिकली होना ये चाहिए था। बट एक्चुअल में ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल को प्लेनार नहीं है, नॉन प्लेनार है। को प्लेनार नहीं क्या है, नॉन प्लेनार है। उसके पीछे का वजह है कि इस कार्बन और इस कार्बन का एंड कार्बन का मैं इमेजिन कर रहा हूँ, क्योंकि कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड अगर रहेगा तो क्या बीच वाले कार्बन पे हाइड्रोजन पॉसिबल है, या उसका डबल बॉन्ड से ही वैलेंसी सेटिस्फाई होता रहेगा। तो हाइड्रोजन अगर रहेगा भी तो कहाँ रहेगा, बीच वाले कार्बन पे या एंड वाले कार्बन पे, लास्ट वाले कार्बन पे। तो मान लेते हैं कि 2 कार्बन है लास्ट में, करेक्ट। ऐसे कितना हाइड्रोजन अटैच है, 2। ऐसे भी कितना अटैच है, तो पाई, और इस फिंगर को मान लीजिए पाई बॉन्ड, क्या मान लीजिए, और कितना पाई बॉन्ड है, 2। तो होना तो, और एक ए पॉइंट और ए पॉइंट हाइड्रोजन, इसका क्या है, इसको हाइड्रोजन मान लीजिए, इसे भी क्या मान लीजिए, हाइड्रोजन। आई हाइड्रोजन किससे अटैच है, कार्बन से, और ये हो गया 2 डबल बॉन्ड। होना ऐसे चाहिए था अगर दोनों पाई बॉन्ड पैरेलल रहता। दोनों पाई बॉन्ड क्या रहता, बट क्या दोनों पाई बॉन्ड पैरेलल है, दोनों पाई बॉन्ड एक दूसरे से कितना डिग्री पे है, 90 डिग्री। तो उस 90 डिग्री को मेंटेन करने के लिए 90 बनना पड़ेगा, और 90 बनेगा तो एक को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, दूसरे को रोटेट। जब रोटेट करते हैं 90 डिग्री पे तो ए हाइड्रोजन क्या आप सेम, दोनों हाइड्रोजन, चारों हाइड्रोजन क्या सेम प्लेन में रहेगा। जिस प्लेन में ए 2 हाइड्रोजन रहेगा उसके जस्ट परपेंडिकुलर प्लेन में क्या रहेगा, ए द हाइड्रोजन चला जाएगा। किस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, दोनों डबल बॉन्ड को, पाई बॉन्ड को एक दूसरे से 90 डिग्री पर रखने के लिए, ओरिएंटेशन को कितना डिग्री पर लाने के लिए, 90 डिग्री। समझ में आ गया, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया तो आज के बाद रट जाएंगे। हालांकि इसमें समझ इतना तरीके से बोल दिया हूँ तो समझ में आ ही गया होगा। इसका मतलब है कि ये चारों हाइड्रोजन, बाद में कंक्लूड कर देंगे, ये चारों हाइड्रोजन क्या व्हाइट बोर्ड के प्लेन में होगा। तो मान लेते हैं ये दोनों हाइड्रोजन अगर व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है तो ये दोनों हाइड्रोजन कहाँ रहेगा, व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर, व्हाइट बोर्ड के, बट तो व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर क्या ऐसे नहीं भाई, अभी भी उसको 120 ही मेंटेन करना है। sp2 है तो एंगल तो 120 रहेगा ना। तो व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर बेज प्रेजेंटेशन तो सिखाए थे आप लोग को, तो ऐसे रहेगा या 120 मेंटेन करेगा, ऐसे। तो एक ऐसे रहेगा और दूसरा सिमेट्रिकली कैसे रहेगा, समथिंग लाइक दिस, ऐसे रहेगा। कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा। थोड़ा अपना, आप लोग अपना इमेजिनेशन पावर को बढ़ाइए। ए है और ए मेरा, करेक्ट, या आप ये मेरा व्हाइट बोर्ड हो गया, मोबाइल, समथिंग लाइक दिस, ऐसे रहेगा, ना कि ऐसे रहेगा। 120 को मेंटेन करना था, दैट्स वाई, करेक्ट। इसका मतलब ये हुआ करेक्ट है ना एवरीवन, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम। चलिए बात मत कीजिए, अब क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, ये मेरा फिक्स्ड पॉइंट है व्हाइट बोर्ड में, राइट।
यहाँ से इसका डिस्टेंस और यहाँ से इसका डिस्टेंस, अब तब ऑप्शन रहेगा L1 ग्रेटर देन L2, L1 लेस देन L2, L1 इक्वल टू L2। और जो जिस तरीके से फर्स्ट 3 ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लास्ट ऑप्शन नॉन ऑफ दिस ही बनता है। इसलिए बोलते हैं एकदम शांत दिमाग से क्लास कीजिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? लुक्स लाइक कि L2 ग्रेटर देन L1, राइट, जो आप बी बोल रहे हैं, बट करेक्ट आंसर क्या रहेगा? सी। अभी जस्ट बताए थे ना कि किसी प्लेन के फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस मेजर करते हैं और 2 पॉइंट है, एक सिमेट्रिकली एबव एक सिमेट्रिकली बिलो, राइट, तो डिस्टेंस डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा। डिस्टेंस डिफरेंट कब रहता है? जब ये दोनों हॉरिजॉन्टल भी व्हाइट बोर्ड के प्लेन में रहता, तब इसको बोलते हैं कि रेक्टेंगल का साइड हुआ, रेक्टेंगल का डायगोनल हुआ, राइट। बट ये दोनों एज क्या है? जस्ट ऐसे मेजर किए होंगे, ऐसे जस्ट क्या मेजर किए होंगे? नीचे मेजर किए होंगे। तो डिफरेंट डिस्टेंस रहेगा या सेम डिस्टेंस रहेगा? सेम डिस्टेंस रहेगा। लिख लीजिए L1 इक्वल टू, करेक्ट है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेजर में यूज करेंगे। सबको समझ में आ गया है? अब लिख लीजिए एक लाइन। इफ कंक्लूजन, इफ नंबर ऑफ कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड आर इवन। अच्छा, ये मॉलिक्यूल कोप्लेनार हुआ क्या? सारे एटम सेम प्लेन में है? नहीं है। इफ नंबर ऑफ कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड आर इवन, देन क्यूमुलेन्स आर नॉन प्लेनार। देन क्यूमुलेन्स आर नॉन प्लेनार। If number of continuous double bond are even, then cumulins are non-planar, and this distance equal to what? This distance. Correct है? अब 1 मिनट रुकिए। How many number of even double bond? 2 है ना? ए फर्स्ट, ए है लास्ट। तो ये सारे क्यूमुलेंस के लिए जहाँ पे इवन रहेगा उसके लिए मैं जनरलाइज कर रहा हूँ। अगर क्यूमुलेंस का केस है और नंबर ऑफ कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड इवन है, तो फर्स्ट डबल बॉन्ड, फर्स्ट पाई बॉन्ड एंड लास्ट पाई बॉन्ड डैम श्योर ऐसा कॉन्सिक्वेंस बैठेगा कि डैम श्योर ये दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ प्योर पीस बनेगा। किसके बारे में मैंने बात बोला? बीच वाले या फर्स्ट और लास्ट? भाई इवन का मतलब सिर्फ 2 ही होता है, 4 भी हाँ बोल रहे हैं। इवन का मतलब 4 भी तो हो सकता है, 6 भी हो सकता है। मैं सारे इवन के लिए बात कर रहा हूँ, राइट। ये बात जो मैं कोप्लेनेट के लिए बोला वो 2 इवन 2 के लिए बोला या सब के लिए बोल दिया? लेकिन कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड के लिए बोला। किसके लिए बोला? एक और पॉइंट लिखे, सेकंड पॉइंट। इफ नंबर ऑफ कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड आर इवन, देन फर्स्ट पाई बॉन्ड एंड लास्ट पाई बॉन्ड formed by different type of pure vital, formed by different type of pure vital. Then first pi bond and last pi bond formed by different type of pure vital. अब देखिए डिटो सेम एग्जांपल के लिए आपको रेजोनेंस के असाइनमेंट में ऐसे रहेगा, यही रहेगा। होम असाइनमेंट किसके पास लाए होंगे आप लोग, तो उसमें एक क्वेश्चन मिलेगा कि इसमें सही रिप्रेजेंटेशन कौन सा है। किसी के पास हो? रेजोनेंस क्लास में लाया कीजिएगा इसको। देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन है सेकेंड एक्सरसाइज में 20 और 21, 20 एंड
21। मैं दोनों सिचुएशन को मैं दोनों सिचुएशन को यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ देखिए स्टूडेंट, हाउ मेनी कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड? 4। पहला क्वेश्चन, रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? बोलिए, आप बोलिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है थ्रू आउट द मॉलिक्यूल नहीं होगा, बट इसके बीच में तो होगा। करेक्ट। इसका किसके साथ होगा? इसके साथ होगा। बट क्या ये आपस में कंजूशन में रहेगा? नहीं रहेगा। तो यहाँ पे क्या बोलना चाहिए? रेजोनेंस होगा बट पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल में होगा एट ए टाइम, थ्रू आउट द मॉलिक्यूल में नहीं होगा। हाँ, वो तो रूल ही है, अब उस पर बहुत बात नहीं करेंगे। ये नया बात ये हुआ कि इफ नंबर ऑफ कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड इवन, और अगर वो डबल बॉन्ड मोर देन 2 है, इवन डबल बॉन्ड क्या है? इवन है और 2 से ज़्यादा है तो नेक्स्ट 4 ही होगा। इवन है 2 से ज़्यादा है तो 3 तो बोल नहीं सकते, ऑड हो जाएगा। तो 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, तो रेजोनेंस होगा बट थ्रू आउट द मॉलिक्यूल नहीं होगा। ऐसा नहीं कि इसका लास्ट वाले के साथ होगा, पार्ट ऑफ द सिस्टम में होगा, पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल में होगा। ठीक है, इसको लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है। कितना बातों को लिखते रहिएगा। यहाँ देखिए, बट मुझे सिर्फ आपको ये प्रूफ करके दिखाना है। यहाँ देखना है कि ए पाई बॉन्ड और ए पाई बॉन्ड डिफरेंट टाइप ऑफ प्योर पी से है या सेम टाइप। और पहले आपको कोशिश करना है, क्या कोशिश करना है? एज पॉसिबल एज सेम टाइप ऑफ प्योर पी रखना है। हम लोग का कोशिश क्या रहेगा स्टूडेंट? सेम टाइप का कर दें। सर ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग चाहेंगे रेजोनेंस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्यों चाहेंगे कि रेजोनेंस हो? क्योंकि रेजोनेंस होता है तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल से रिलीज होता है, जिसको आगे चल के बोलेंगे रेजोनेंस एनर्जी। क्या बोलेंगे? और किसी सिस्टम से एनर्जी रिलीज होगा तो सिस्टम डीस्टेबलाइज होगा या स्टेबलाइज होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? रेजोनेंस कराना चाहेंगे, राइट। जैसे आप लोग का पहला कोशिश रहेगा कि ए और ए सेम टाइप ऑफ प्योर पीस बन जाए, बट देखिए तो हो पाएगा? बिना काम किए हुए आंसर देते हैं भाई, सबसे बड़ा तारीफ का बात है। मुझे भी चेक करना पड़ता है। नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो देखो तो हाँ में हाँ सब मिला रहे हैं। यहाँ देखिए स्टूडेंट, कुछ तो स्टार्ट करना पड़ेगा। sp टू sp, करेक्ट। मतलब हाइड्रोजन हम लोग को पता हो गया, राइट। हाइड्रोजन पता होने से पता चलेगा कि इसके पास कितना प्योर पी है। मान लेते हैं यहाँ से कुछ तो स्टार्ट करना पड़ेगा। लेट इसके पास पहला प्योर पी पीजेड है और इसके पास 2 प्योर पी है, उसमें एक तो पीजेड होना ही पड़ेगा। और हम लोग का कोशिश क्या रहा कि एज पॉसिबल एज सेम करें, बट इसके पास पीजेड हो गया तो दूसरा तो पी वाई होगा। और इसका पास पी वाई तो इसके पास भी 2 है, एटलीस्ट तो पी वाई होना पड़ेगा। अब दूसरा इसके पास क्या होना चाहिए? क्यों? क्योंकि सर हम लोग चाहेंगे कि ए और ए आपस में क्या करें? रेजोनेंस करें।
तो रेजोनेंस करेगा तभी ना जब ए और ए आप पाई बॉन्ड पैरेलल रहेगा। तो इसके पास क्या रहेगा, पीजेड। अब इसके पास एक पीजेड है तो इसके पास भी एक पीजेड होना पड़ेगा, तो दूसरा क्या कर देंगे, पी वाई। तो इसके पास भी क्या हो जाएगा, पी वाई। तो फर्स्ट पाई बॉन्ड और लास्ट पाई बॉन्ड क्या सेम टाइप ऑफ प्योर पी से बना या डिफरेंट टाइप। तो ए और ए दोनों पाई बॉन्ड एक दूसरे से 90 डिग्री के ओरिएंटेशन पे फॉर्म हो रहा है। करेक्ट, कैसे हो रहा है, ए पाई बॉन्ड अगर अलॉन्ग जेड एक्सिस है तो ए पाई बॉन्ड क्या है, 1 मिनट। तो ए पाई बॉन्ड और इस पाई बॉन्ड को आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री के पे होने के लिए ऐसे घूमना पड़ेगा। तो नहीं, तो इस केस में यहाँ का हाइड्रोजन अगर व्हाइट बोर्ड में तो यहाँ का हाइड्रोजन क्या होना पड़ेगा, व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर। दिस इज द रीजन कि मैं जनरलाइज किया कि अगर कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड इवन रहेगा तो ऑलवेज क्यूमुलेंस क्या रहेगा, नॉन प्लेनार रहेगा। क्यों नॉन प्लेनार रहेगा, क्योंकि फर्स्ट पाई बॉन्ड और लास्ट पाई बॉन्ड एक दूसरे से 90 डिग्री के ओरिएंटेशन पर रहेगा। करेक्ट, तो उसको मेंटेन करने के लिए अगर यहाँ के हाइड्रोजन को व्हाइट बोर्ड मानते हैं तो यहाँ के हाइड्रोजन भी व्हाइट बोर्ड में रहेगा या उसके परपेंडिकुलर चला जाएगा, परपेंडिकुलर चला जाएगा। करेक्ट है ना। और लास्टली रट जाइएगा। ऐसे मैं 2 एग्जाम्पल लेकर आपको प्रूफ कर दिया। एक एग्जाम्पल आपके सामने ए है और एक एग्जाम्पल ए है, तो यहाँ से तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए, हो जाएगा ना। इसका मतलब है कि इस स्ट्रक्चर को भी इस तरीके से अगर रिप्रेजेंट करना है, यहाँ देखना है, इस स्ट्रक्चर को भी अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, क्या ये सही रिप्रेजेंटेशन है, ये सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इस रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग ऐसा दिख रहा है कि प्लेनार है, और ये प्लेनार है या नॉन प्लेनार है। जिसका सही रिप्रेजेंटेशन कैसा रहेगा स्टूडेंट, ये रहेगा। करेक्ट। और यहाँ का डिस्टेंस L1 है और यहाँ का डिस्टेंस अगर L2 है तो ये डायगोनल नहीं है। यहाँ देखिए, ये जो मैं मार्कर को घुमाया है इससे, वो रेक्टेंगल बना है क्या, ऐसा रेक्टेंगल देखे हैं, रेक्टेंगल नहीं बना हुआ है। राइट, रेक्टेंगल में चारों पॉइंट सेम प्लेन में होता है। बोलिए हाँ, यहाँ पे ए पॉइंट ए पॉइंट ए पॉइंट ए पॉइंट क्या सेम प्लेन में है, नहीं है। कोई कंफ्यूजन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, L1 इक्वल टू L2। चलिए अब लिखिए, इफ नंबर ऑफ कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड आर ऑड, इफ नंबर ऑफ कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड आर ऑड, इन क्यूमुलिन, यानी सिर्फ और मैं क्यूमुलेंस बोल रहा हूँ, प्योर क्यूमुलेंस, इसका मतलब सिर्फ कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड है और कुछ नहीं है। करेक्ट। अब बताएं यहाँ पे रेजोनेंस होगा या नहीं हुआ, यहाँ से यहाँ तक ए और फर्स्ट पाई बॉन्ड और लास्ट पाई बॉन्ड डिफरेंट टाइप ऑफ प्योर पी से है या सेम टाइप। क्यों सेम टाइप से है, क्योंकि सर कंजुगेशन में है, और कंजुगेशन का मतलब तभी रहेगा ना जब आपस में रेजोनेंस करेगा। इसका मतलब है कि अगर इसके पास पीजेड है तो इसके पास पी वाई रहेगा, सॉरी पीजेड है तो एक तो पीजेड होना पड़ेगा, एक पी वाई, तो इसका भी क्या। अब इसके पास एक और ऑप्शन बचा हुआ है, आप चाहते तो पी एक्स कर सकते थे, बट आपको रेजोनेंस करवाना है। रेजोनेंस का आप अगेंस्ट सोच रहे हैं या रेजोनेंस का सपोर्ट में,
दैट्स वाई ए भी क्या रहेगा, पीजेड ही रहेगा। करेक्ट। इसका मतलब ऑड वाले सिस्टम से, ऑड का सिचुएशन से पहला बात तो ये सीखे कि फर्स्ट पाई बॉन्ड और लास्ट पाई बॉन्ड ऑलवेज सेम टाइप ऑफ प्योर पी से बनेगा, पहला पॉइंट हो जाएगा। तो इसमें क्या ऐसे रोटेशन का रिक्वायरमेंट है? नहीं है। इसका मतलब जिस प्लेन में ये दोनों हाइड्रोजन रहेगा उसी प्लेन में ये दोनों हाइड्रोजन भी रहेगा, हाँ या ना? वहाँ पे क्यों ऐसे चला गया था? क्योंकि 90 डिग्री पे होना था फर्स्ट पाई बॉन्ड और लास्ट पाई बॉन्ड को। तो इसका मतलब है कि इसका अगर रिप्रेजेंटेशन करना हो, पहला तो रेजोनेंस होगा थ्रू आउट द मॉलिक्यूल। सेकेंड पॉइंट कि अगर इसके लिए अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे सारे एटम, ऑल एटम्स आर इन द सेम प्लेन। इसका मतलब दिस गिवन क्यूमुलिन इज कोप्लेनार। क्या रहेगा? और कोप्लेनार रहेगा तो ए पॉइंट ए पॉइंट ए पॉइंट ए पॉइंट व्हाइट बोर्ड में है, तो व्हाइट बोर्ड में है तो रेक्टेंगल मान सकते हैं, हाँ या ना? और अगर रेक्टेंगल रहेगा तो इसका सही रिप्रेजेंटेशन ऐसा रहेगा, ना कि वैसा रहेगा। करेक्ट है? वो तो मजबूरी था वैसा करने का। तो अब अगर मेजर कीजिएगा L1 और L2 तो ये है साइड ऑफ द रेक्टेंगल, और ये क्या है? डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल। तो इस केस में करेक्ट आंसर क्या रहेगा? तो L1 नॉट इक्वल टू, यहाँ तक लिखिए फिर मैं नीचे कंक्लूड कर देता हूँ। लिखिए लिखिए। ए रिजल्ट मुझे आगे लगेगा, चाहिए होगा, ठीक है? देखिए रेजोनेंस सबसे बड़ा चैप्टर, इसलिए मैं इसको सोच रहा हूँ कि जितना जल्दी इसको कवर करूँ, क्योंकि एक बार रेजोनेंस खत्म हो जाता है तो फिर छोटा छोटा क्लास रहता है। एरोमेसिटी हार्डली 3 क्लास में ख़त्म हो जाएगा। फिर सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट का मतलब क्लास तो जितना लगेगा उतना लगेगा ही, बट सबका बैकबोन में रेजोनेंस ही है। यहाँ के ही सारे बातों को यहाँ आगे ट्रांसफ़र करते रहेंगे, इसलिए इस सेक्शन पे मैं चाह रहा हूँ एज सुन एज कवर हो जाए। चलिए पहला कंक्लूजन लिखिए। इफ नंबर ऑफ कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड आर ऑड देन क्यूमुलिन्स आर कोप्लेनार। देन क्यूमुलिन्स आर कोप्लेनार। इफ नंबर ऑफ कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड आर ऑड, ऑड लिखा है ना, देन गिवन क्यूमुलिन्स आर कोप्लेनार। यहां देखिए एवरीवन, इसको आप प्योर क्यूमुलिन्स बोलेंगे क्या? जितना भी कार्बन है अगर वो डबल बॉन्ड बनाते रहेगा तब ना प्योर क्यूमुलिन्स। इसलिए जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उसमें मैं प्योर क्यूमुलिन्स के बारे में सोच कर दे रहा हूँ, ऐसा ना कि इसके बारे में कि सर यहाँ तो ऑड था, तो यहाँ ऑड होते हुए भी पूरा मॉलिक्यूल 1 2 3 क्या पूरा मॉलिक्यूल कोप्लेनार रहेगा? किसी मॉलिक्यूल में जैसे ही sp3 आ गया वहीं पे काम खराब हो गया, क्योंकि sp3 का ज्योमेट्री क्या है? 3D, 3 डायमेंशनल। तो इससे अटैच एटम, सारा एटम क्या सेम प्लेन में होगा? तो इसके लिए मैं नहीं स्टेटमेंट लिखवाया, मैं किसके लिए किया? जहाँ पे ऑल जितना भी कार्बन है और सब किससे अटैच है? डबल बॉन्ड एंड प्योर क्यूमुलिन्स के लिए। किसके लिए? दिस इज नॉट द केस ऑफ प्योर क्यूमुलिन। करेक्ट? नहीं, कभी कभी मेरे मन में आता रहता है कि जो मैं बोल रहा हूँ आप लोग समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, एक डाउट बन जाता। अच्छा अगर ऐसा दिमाग में आ जाएगा तब तो सर बोलेंगे अच्छा राकेश सर ने तो ये बता दिया था, वही टिक लगा के आ जाएगा। तो मैंने बोला था प्योर कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड, जितना भी कार्बन सब डबल बॉन्ड से अटैच है और तब ऑड है, तो उसके लिए कोप्लेनार बोल रहा हूँ। ठीक है? और यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल थ्रू आउट द मॉलिक्यूल, रेजोनेंस इज पॉसिबल थ्रू आउट द मॉलिक्यूल।
तो ए सेक्शन इतना ही टाइम डिजर्व करता था। हो गया ना। इसमें दो चीज़ सीखे, इवन के लिए और ऑड के लिए। इवन के लिए क्या सीखे कि फर्स्ट और लास्ट पाई बॉन्ड आपस में सेम एक्सिस के अलोंग नहीं होगा और उसी के वजह से कोप्लेनिटी डिस्ट्रॉय हो जाता है। और लेकिन डिस्टेंस क्या रहता है, किसी गिवन पॉइंट से सेम रहता है। बट यहाँ पे क्या देखें, फर्स्ट पाई बॉन्ड और लास्ट पाई बॉन्ड सेम एक्सिस के अलोंग रहेगा। इफ दिस मतलब सेम टाइप ऑफ प्योर पीस बनेगा, तो सेम टाइप ऑफ प्योर पीस बनेगा तो सेम एक्सिस के अलोंग होगा। दिस वन अलोंग जेड एक्सिस, तो दिस वन ऑल्सो अलोंग जेड एक्सिस, करेक्ट। और ये क्या रहेगा, कोप्लानर रहेगा। कोप्लानर रहेगा तो ए डिस्टेंस सेम रहेगा, डिफरेंट हो जाएगा। ये बड़ा रहेगा, ये तो बड़ा छोटा, तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, करेक्ट। चलिए स्टूडेंट, यहाँ पे रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, बोलिए कैसे। वेरी गुड। डबल बॉन्ड तो नहीं करेगा, बट इस लोन पे इसके साथ करेगा या नहीं करेगा, करेगा। ऐसा नहीं कि सर यहाँ पे तो इवन है, कंटिन्यूअस है, राइट। बट यहाँ पे देख लेना, अगर ये लोन पेयर है तो इसके साथ इसका वन का गैप हो जाएगा, तो रेजोनेंस होगा लेकिन लोन पेयर के वजह से होगा, करेक्ट। दिखा दीजिए। यहाँ देखिएगा, आइसोलेटेड का क्या डिफिनेशन था, ना ही कंजुगेशन में हो और ना ही क्यूमुलेटेड हो, तो उस सिस्टम का नाम क्या रहेगा, आइसोलेटेड क्यूमुलेंस, आइसोलेटेड पॉलिन्स। बोलिए, आइसोलेटेड सिस्टम में रेजोनेंस होगा। जब सिस्टम आइसोलेटेड है मतलब दोनों डबल बॉन्ड ना ही कंटिन्यूअस में किससे रिलेटेड है और ना ही कंजुगेशन में है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल इन आइसोलेटेड पॉलिन्स। एक लाइन बस कंक्लूड कर लीजिए, रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल इन आइसोलेटेड पॉलिन्स। यहाँ तक हो गया ना। अब जो टॉपिक लेने जा रहे हैं उस पर क्वेश्चन आएगा, मतलब आ सकता है। लिखिए, रेजोनेंस वर्सेस बॉन्ड लेंथ, रेजोनेंस वर्सेस बॉन्ड लेंथ। इसको पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर बाद में इसको हम लोग कंक्लूड कर लेंगे। यहाँ देखिएगा, हेडिंग क्या है, ओके। कुछ देर के लिए मान लीजिए कि फॉर मोमेंट कि आपके पास रेजोनेंस का बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं रहता, बस आप इतना पढ़ के छोड़ दिए, हाइब्सन तक आपने एफर्ट लगाया कि बॉन्ड लेंथ, वन ऑफ द फैक्टर ऑन विच बॉन्ड लेंथ डिपेंड इज द साइज ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, यहाँ तक एफर्ट लगाया, रेजोनेंस पढ़ना छोड़ भूल गए। एक एग्जाम्पल ये है और दूसरा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ तो 11th क्लास का भी मैं अटेंडेंस देख रहा था, टेम्परामेंट ही नहीं रखते हैं। मतलब अभी होता है ना, उनके तो स्कूल में बहुत क्लास चलती रहती है ना,
बेचारा एक एग्ज़ाम देकर निकलते नहीं कि दूसरा एग्ज़ाम आ जाता है, और दूसरा एग्ज़ाम देते नहीं कि तीसरा प्रोजेक्ट आ जाता है, और उसके बाद इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन क्विज का हो गया, राइट, उसका तैयारी कीजिए, और अगर गलती से आपको क्लास का मॉनिटर बना दिए तब तो कहानी ख़त्म, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव। नहीं, उसमें बहुत बच के निकलना पड़ता है भाई तैयारी करने के टाइम पे। 10th के बाद अगर तैयारी करना है नीट का और जेईई मेन का, नहीं लगता क्या पूरा आइसोलेटेड सिस्टम होना पड़ता है? बिल्कुल, मतलब आपको वहाँ पे स्कूल में सबको नहीं दिखाना है कि हाँ आप बहुत जानते हैं, बहुत छुप के काम करना पड़ता है, क्योंकि आपको टाइम बचाना है और सब कुछ पढ़ना है, राइट। अब उसमें क्या है कि आपका 10th तक इतना बढ़िया परफॉर्मेंस रहता है कि प्रिंसिपल का भी ध्यान आप पे है, सारे स्कूल टीचर का भी है, गाली पे गाली दिए जा रहे हैं, तो बेचारा कितना झेलेगा। लास्ट में परेशान होकर बोलता है ठीक है जय भगवान भरोसे जैसा होगा चल रहा है। ये सही है, 10th के बाद स्कूल बदल दें, टीचर को पहचानते पहचानते 2 साल खत्म। सही, एकदम ग्रेट आइडिया है। उससे भी ज़्यादा अच्छा है कि जो सिस्टम है डमी स्कूल का, हालांकि ऑनलाइन हो तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे नहीं बोलने से तो कुछ छुपेगा नहीं, सब कुछ चल ही रहा है, राइट। बट उसमें भी आपको बहुत तरीके से चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा, मतलब उस टाइम का 100% यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा, 100% मतलब 100%। इस पर्पज़ के साथ आपने क्यों ऐसा डिसीजन लिया, उसके पीछे का मेन मोटो क्या है, मतलब सुबह शाम तक आप घर पे उस टाइम का 1-1 मिनट का यूज़ करना है। इज इट पॉसिबल कि जस्ट इन 3 मंथ ये पॉसिबल है कि यूनिट एंड डायमेंशन से लेके रोटेशन तक पढ़ लें, ग्रेविटेशन पढ़ लें, और उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स भी थोड़ा पढ़ लें, थोड़ा सा कुछ और चीज़ पढ़ लें, पॉसिबल है? अब देखिए हुआ तो यही है, उनका एक स्टूडेंट का यूनिट टेस्ट आया तो पेपर लेकर आए, कल रात में डिस्कशन हुआ तो पेरेंट्स भी साथ में लेकर आए कि सर मार्क्स तो ऐसे ऐसे आ रहा है। हालांकि आर के सर बहुत फास्ट कवर कर दिए थे उन लोग को एनसीईआरटी, नहीं उतना तक कर हो जाता है कि इसकी मॉनिटर इनसे से निकलना है, बट भाई क्लास तो करना पड़ेगा, बच्चे के यूनिट एंड डायमेंशन से लेकर, तो इस तकलीफ को मैं जान रहा हूँ कि समझने में टाइम लगेगा, बट लास्ट में उतना सारा प्रेशर और लोग इतना ना हवा बना देते हैं कि हाँ एक फेल कर दूंगा, एक कर दूंगा, बेचारा डर जाता है, क्या करेगा। अब स्कूल संभाले या एंट्रेंस संभाले, अब उसमें जो टैलेंटेड स्टूडेंट है कुछ ऐसा रहता है जो बैलेंस कर लेते हैं, या जिनको फर्क ही नहीं पड़ता है कि टीचर कितना गाली दे रहे हैं, राइट, वो पेरेंट्स को कॉन्फ्रेंस लेते हैं तब उनका संभल जाता है। नहीं तो उधर टीचर भी गाली दे रहे हैं, इधर पेरेंट्स भी दे रहे हैं, बेचारा बीच में क्या हो रहा है, पिस रहा है, ये होगा ना। चलिए देखिए हम लोग भी क्या कर सकते हैं बताइए। मेरा दिली ख्वाहिश रहता है कि हम जिस इंस्टीट्यूट के साथ पढ़ा रहे हैं, जो चाहता हूँ मैं मेरे अंदर से कि हाँ ये सिखा दें, तो मैं पढ़ा ही सकता हूँ ना। इंटरेस्ट और ज्वाइन करना तो आपका हाथ में है, और सबसे खास बात है कि आप पैसा भी दे दिए, फी भी दे दिए, तो उसका मैक्सिमम यूज कीजिए उस सिस्टम से जितना आउटपुट ले सकते हैं। देखो नहीं, गांव से बाहर निकलते थे हम लोग, कुछ खर्च करते थे एकदम 1-1 रुपया का हिसाब रख लेते हैं, राइट, एकदम यूज करना ही है एकदम 100%, और सही है, खराब बात नहीं है। ऐसे थोड़े कि हाँ बिल्कुल ऐसे फी देख, तो होता है समटाइम्स। चलिए स्टूडेंट बताइए, अगर आप हाइब्रिडाइजेशन रेजोनेंस नहीं पढ़ते तो इसका ऑप्शन sp2 और इसका भी क्या, इसका ऑप्शन और इसका भी क्या रहेगा स्टूडेंट, sp2। MOT लेकिन पढ़ चुके हैं, इसका बॉन्ड रेजोनेंस नहीं पढ़े हैं, ये मान लीजिए बॉन्ड ऑर्डर टू, और उस टाइम पे बॉन्ड और इसका क्योंकि रेजोनेंस नहीं पढ़े थे तो कंप्लीट डबल बॉन्ड आपको नजर आता रहता, करेक्ट। तो बॉन्ड ऑर्डर टू तो इसका बॉन्ड डिफरेंट नजर आता है या सेम नजर आता है। फिर बॉन्ड ऑर्डर के बाद भी एक थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा दिमाग लगा सकते थे, बॉन्ड लेंथ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, बट यहाँ का जो सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, क्या बना हुआ है, सिग्मा बॉन्ड इज दिस सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ sp2 एंड sp2, है ना। दिस सिग्मा बॉन्ड इज ऑल्सो फॉर्म्ड ड्यू टू sp2 एंड, तो किसी भी एंगल से यहाँ का बॉन्ड लेंथ और यहाँ का बॉन्ड लेंथ, बट रेजोनेंस नहीं जानते हैं आप, तो रेजोनेंस जब नहीं जानते रहते
तो आप पहला तो देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर, और दूसरा क्या देखते हैं, साइज ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, और दोनों यहाँ पे सेम दिख जाता। तो यहाँ का बॉन्ड लेंथ अगर L1 रहता, यहाँ पे L2 रहता, तो आपको तो आंसर नजर आता है L1 इक्वल टू व्हाट, L2, करेक्ट। बट क्या ये सही है? अब आप रेजोनेंस जानते हैं, तो रेजोनेंस के वजह से यहाँ तो रेजोनेंस नहीं होगा, करेक्ट। तो यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा, तो यहाँ तो मान लेते हैं फॉर मोमेंट कंप्लीट डबल बॉन्ड रहेगा। क्या रहेगा? जो कि मैं गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर हाइपर कंसन भी एक चीज़ होता है, तो हाइपर कंसन की वजह से भी यहाँ पे कंप्लीट डबल बॉन्ड नहीं रहेगा। बट बिकॉज अभी मैं आपको हाइपर कंसन नहीं पढ़ाया हूँ, तो मान लीजिए कि यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा था, कंप्लीट डबल बॉन्ड, बट यहाँ पे क्या कंप्लीट डबल बॉन्ड रहेगा? नहीं रहेगा, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड रहेगा, करेक्ट। तो यहाँ पे कंप्लीट डबल बॉन्ड, तो बॉन्ड और 2, बट यहाँ पे बॉन्ड और लेस देन 2, तो यहाँ का बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? यहाँ का बॉन्ड लेंथ बड़ा हो जाएगा, यहाँ का बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। एक किसके वजह से हुआ? दिस इज द इफेक्ट ऑफ व्हाट, रेजोनेंस। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता है। ये भी तो क्वेश्चन सुटेबल हो गया आपके नीट के लेवल का, कि यहाँ का बॉन्ड लेंथ का ऐसा सुटेबल नहीं है, ऐसा आया हुआ है, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछा जाएगा। तो चलिए करेक्ट आंसर क्या रहेगा? L1 ग्रेटर देन L2। तो जस्ट मैं इस चीज़ को समझाने के लिए 2 एग्जाम्पल से कोरिलेट किया कि व्हाट द इफेक्ट, मतलब कैसे क्वेश्चन को आपको अरेंज किया जाएगा एग्जाम में। क्वेश्चन पूछने का ऐसा तरीका रहेगा जहाँ पे सिर्फ MOT और हाइड्रोजन ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल के हेल्प से भी आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते हैं, तब वहाँ पे आपको कौन बचा के रखेगा? रेजोनेंस, करेक्ट है ना। तो अब इन दोनों एग्जाम्पल के नीचे लिखिए, रेजोनेंस मॉडिफाई बॉन्ड लेंथ, इंक्रीज बोल रहा हूं, डिक्रीज बोल रहा हूं, या मॉडिफाई बोल रहा हूं? इन मॉडिफाई बॉन्ड लेंथ। मॉडिफाई में दोनों बात हो गया है, कहीं का बॉन्ड लेंथ को इंक्रीज करेगा एट द कॉस्ट ऑफ कहीं का बॉन्ड लेंथ को डिक्रीज करेगा। एज वेल एज इट ऑल्सो मॉडिफाई अ स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, एज वेल एज इट ऑल्सो मॉडिफाई अ स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। प्लीज बात मत कीजिए स्टूडेंट। यहाँ देखिए, इसका मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं लिख रहा हूँ, बट आपको तो पता नहीं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 रहेगा। आइए इसका क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड। यहाँ देखिए, तो इस RS का RH के साथ कंपेयर कीजिए, करेक्ट। ड्यू टू रेजोनेंस मॉडिफाई तो हुआ है, यहाँ का बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हुआ है, C1 C2 पे क्या फर्क पड़ा है रेजोनेंस का? यहाँ का बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हुआ है, क्योंकि आप इसका कंपेयर यहाँ से कीजिएगा, रियल इज दिस वन या रियल इज दिस वन, रियल इज दिस वन। किसके वजह से बना है? रेजोनेंस की वजह से। इसका मतलब ड्यू टू रेजोनेंस बॉन्ड लेंथ ऑफ C1 C2 इंक्रीजेज। व्हाट अबाउट C2 C3? अगर रेजोनेंस नहीं रहता तो यहाँ पे कंप्लीट सिंगल बॉन्ड रहता, बॉन्ड ऑर्डर 1 रहता, बट क्या बॉन्ड ऑर्डर 1 है? तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हुआ, मतलब बॉन्ड लेंथ क्या होगा? डिक्रीज होगा, करेक्ट। लिखिए, ड्यू टू, इस इन दोनों को कोरिलेट कर रहा हूँ, इसे और इसे एक साथ कोरिलेट कर रहे हैं, ठीक है, समझाने के लिए। ड्यू टू रेजोनेंस bond length between C1 and C2 increases, bond length increases,
ड्यू टू रेजोनेंस बॉन्ड लेंथ किसके बीच का इंक्रीज हुआ? व्हाट अबाउट C2C3 बॉन्ड लेंथ। लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अगर रेजोनेंस का इफेक्ट आ रहा है किसी मॉलिक्यूल में बॉन्ड लेंथ पे, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि हर जगह का इंक्रीज करेगा या हर जगह का सिर्फ डिक्रीज करेगा। कहीं का इंक्रीज करेगा एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट, कहीं का डिक्रीज। यहाँ का इंक्रीज किया था, यहाँ क्या क्या हुआ? डिक्रीज। फिर यहाँ का क्या हुआ है? यहाँ देखिए, रेजोनेंस की वजह से सिर्फ बॉन्ड लेंथ पे फर्क पड़ता है या स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन में भी फर्क पड़ता है? स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन पे भी फर्क पड़ता है। ओके, यहाँ पे sp2 था, यहाँ पे क्या नजर आ रहा है? sp3। करेक्ट हाँ या ना? चलिए, ऐसा एग्जाम में आ जाएगा। बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। ऐसे तो आंसर नहीं दे पाइएगा, लिखिए क्वेश्चन को और अप्लाई कीजिए। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे कंप्लीट डबल बॉन्ड रह गया? यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे कंप्लीट डबल बॉन्ड रहेगा, बट यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? और उस रेजोनेंस के वजह से सिचुएशन इज जस्ट लाइक दिस। तो जब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कंप्लीट डबल बॉन्ड दिखेगा या पार्शियल डबल बॉन्ड? पार्शियल डबल दिखेगा, समझ गए? तो यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर और यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर में, यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा और यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर कम, बट यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर किसके वजह से, किस प्रोसेस की वजह से कम हो गया? रेजोनेंस। तो बॉन्ड ऑर्डर का जस्ट उल्टा क्या रहेगा? बॉन्ड लेंथ का रहेगा। तो क्या बोल सकते हैं? बी ग्रेटर देन ए, बी ग्रेटर देन इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन किसके बीच में? पहले आप लोग अपना कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए, उसके अकॉर्डिंग क्या ऑर्डर होना चाहिए, बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा।
ए का वेरी गुड। अब एक्सप्लेन करें। सर इसका माइनस है, मैं तो ये ठीक रहेगा, इसका माइनस है ग्रुप नहीं है तो ये नहीं ठीक रहेगा, वो सेम ही रहेगा। माइनस एम तो ए भी और ए भी है, लेकिन इसमें ज़्यादा है। ए बोलना चाहिए। दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। करेक्ट, क्योंकि रिंग है, बेंजीन रिंग है, फिनाइल है, तो दोनों रहेगा ही, प्लस में भी रहेगा और माइनस में भी रहेगा। देखिए इसका सही आंसर है ए ग्रेटर देन बी। अब इस तरीके से बहुत जगह आपको देखना पड़ सकता है। जो ये एग्जाम्पल लिए हैं, कुछ जो एग्जाम्पल ले रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ समझाने के लिए रहे हैं। एक्चुअल में नाइट्रोजन तो रेजोनेंस करेगा यहाँ पे। नाइट्रोजन का क्या रेजोनेंस करेगा? एक मिनट बोलिए। लोन पेयर क्या रेजोनेंस कर रहा है? और लोन पेयर कहीं भी रेजोनेंस करा तो वो लोन पेयर जाकर कौन सा बॉन्ड बनाएगा? यस, कौन सा बॉन्ड? पाई बॉन्ड। इसका मतलब है इस सिंगल बॉन्ड से यहाँ पर डबल बॉन्ड हो रहा है, तो उसमें किसने आकर डबल बॉन्ड बनाया? लोन पेयर ने। करेक्ट। तो भाई यहाँ से लोन पेयर चल दिया, अब ये पूरा रिंग में रोटेट करेगा, तब वापस जाएगा। इसका मतलब जब तक ये लोन पेयर का इफेक्ट नेगेटिव डेवलप हुआ, इसके वजह से ना, इसने दिया इसलिए यहाँ पे नेगेटिव डेवलप हुआ। तो जब तक लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व रहेगा तब तक उतना टाइम तक तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन के रखना पड़ेगा, हाँ या ना? इसका मतलब लोन पेयर अगर ज़्यादा, लोन पेयर आकर डबल बॉन्ड बना के आगे बढ़ गया, अब लोन पेयर जब तक वापस नहीं लौटेगा तब तक वो डबल बॉन्ड खत्म नहीं होगा, जो कि 5th RS में जाके होगा। ऐसा कौन सा RS में? 5th RS, 5 RS था ना इसका, राइट। लेकिन अगर लोन पेयर ज़्यादा रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया तो ज़्यादा टाइम तक डबल बॉन्ड रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर पिछले एग्जाम्पल जैसा नहीं दे सकते हैं। मेरे बात को समझ रहे हैं? क्या समझे कि कैसे आंसर दीजिएगा? इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कीजिएगा तो यहाँ भी पार्शियल नजर आएगा और यहाँ भी पार्शियल नजर आएगा। और आपको एग्जैक्ट ये भी नहीं पता है कि ये 1.5 है या 1.6 है। दोनों केस में आपको पार्शियल डबल बॉन्ड ही बोलना पड़ेगा, और एग्जैक्ट कैलकुलेट कर भी नहीं सकते हैं। बॉन्ड रेजोनेंस की हेल्प से बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं एग्जैक्टली, लेकिन उसके लिए ऑल RS हैविंग द सेम स्टेबिलिटी, राइट। तो सेम स्टेबिलिटी तो यहाँ पे रहेगा ही नहीं। तो इस केस में आपको लॉजिक ही लगाना पड़ेगा। समझो मेरा मजबूरी क्या हुआ? इस केस में ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे पार्शियल या यहाँ पे पार्शियल, दोनों जगह तो पार्शियल डबल बॉन्ड, इसमें तो बॉन्ड ऑर्डर लेस देन 2। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कहाँ पे बॉन्ड और डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा, किसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा। तो भाई यहाँ पे लोन पेयर सिर्फ रिंग के साथ रेजोनेंस करके वापस आ जाएगा, बट यहाँ का लोन पेयर सिर्फ इस रिंग के साथ करेगा या इसके साथ भी करेगा? इसके साथ भी कंजुगेशन में है। जब ये निगेटिव यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे निगेटिव आएगा, आया निगेटिव जब यहाँ पे आएगा, यहाँ देखिए कहाँ आएगा, यहाँ जब आएगा तो ए नेगेटिव फिर इसके साथ भी रेजोनेंस करेगा, तब इसके साथ करेगा। इसका मतलब कहाँ, अब इसी में एक और क्वेश्चन आपका आ जाएगा। क्वेश्चन ये बनेगा कि कहाँ, किस केस में नाइट्रोजन का लोन पेयर ज़्यादा इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, मोर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस? बी में। वजह, दिस लोन पेयर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विथ रिंग एज वेल एज अल्डिहाइडिक ग्रुप, एज वेल एज व्हाट? अल्डिहाइडिक ग्रुप। तो अगर लोन पेयर ज़्यादा देर तक रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो उसके बाद फर्स्ट टाइम तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बना के आगे बढ़ेगा, तो कहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा? जहाँ पे डबल बॉन्ड ज़्यादा टाइम तक रहेगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम है। बोलिए, डबल बॉन्ड, हम लोग बॉन्ड लेंथ का जिक्र कर रहे हैं, डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम एंड वाइस वर्सा। इस समझ में आ गया है? दिस इज एक्सप्लेनेशन। इसको खुद के लैंग्वेज में समझा लीजिएगा अपने आप को, मैंने यहाँ पे क्या समझाया। समझ में आ गया सबको सॉल्यूशन? इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ये किसके बीच का बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है? नाइट्रोजन। हो गया एवरीवन?
यहाँ देखें, यहाँ देखें, इसके बीच का बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है। तो C1 और C2 का जो बॉन्ड लेंथ है वो C4 से ज़्यादा है। क्या बोले? पहले वाले का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है दूसरे वाले के। ड्रॉ ऑल आर एस। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए भाई आपको रिजोनेटिंग का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना ही पड़ेगा, बिना इसका तो होगा ही नहीं। हो गया? आपका क्या आंसर है? दिस इज द करेक्ट आंसर। और सबसे खास बात है कि इस क्वेश्चन का आंसर रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करके भी आप नहीं दे पाएंगे, क्योंकि रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करेंगे तो हर जगह आपको ऐसा दिखेगा। तो यहाँ भी आपको पार्शियल डबल बॉन्ड दिखेगा, यहाँ भी पार्शियल डबल बॉन्ड दिखेगा, राइट। तो उस केस में आपके पास एक ही ऑप्शन है, ड्रॉ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ड्रॉ व्हाट? ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। करेक्ट है ना? इसका मतलब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करके भी कंपेयर नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी आपको पार्शियल डबल बॉन्ड दिखेगा और यहाँ भी क्या दिखेगा? पार्शियल डबल बॉन्ड। दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड। ऑल एक मिनट, आप सबने क्या 5RS ड्रॉ कर लिया? इसका कितना आरएस, सॉरी इसका कितना आरएस था? 4 नहीं था भाई, एक 5 तो बोल रहे हैं। एक इधर भी दो हो गया, इधर भी। उनको शायद लग गया होगा कि ऑक्सीजन है। एक एग्जांपल ऐसा ऑक्सीजन भी का भी लिया था मैंने पढ़ाने के टाइम पे। तो ये इस तरफ से 2, इस तरफ से 2, एक ओरिजिनल, तो कितना? 5। करेक्ट है ना? सबने 5 ड्रॉ किया। जो नहीं 5 ड्रॉ किए हैं, जिनका मिसिंग है, वो फिर से ड्रॉ कीजिए, तब रीजन बताऊंगा। हो गया? कितना रेस है? चलिए सब लोग पहले 5RS ड्रॉ कीजिए। इसका आंसर RS के अंदर है।
अब यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, उस आउट ऑफ 5 RS में यहाँ पे डबल बॉन्ड कितना बार है? 5 RS में देखिए भाई, आउट ऑफ 5 RS यहाँ पे डबल बॉन्ड 3 टाइम्स रहना चाहिए। देखिए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड एक ओरिजिनल भी तो रहेगा। आउट ऑफ 5 RS C1 C2 में 3 टाइम्स डबल बॉन्ड रहा है। कितना टाइम्स? 3 टाइम्स डबल और 2 टाइम्स सिंगल है या ना? और सॉरी C1 C2 ना, और C3 C4 का अगर कंपेयर कीजिएगा तो आउट ऑफ 5 RS 4 बार 1 टाइम डबल और 4 टाइम सिंगल रहा होगा। यहाँ पे देखिए तो डबल कितना? 1 टाइम डबल बॉन्ड कैरेक्टर एंड 4 टाइम्स। अब भाई हाइब्रिड तो दोनों का कैरेक्टर मिलाकर ही तो होता है। आपने कंपेयर किया, मैंने जो बोला 5 RS किए हैं, मैंने यहाँ पे देखने के लिए बोला कि देखिए तो कितना बार डबल बॉन्ड आया है 5 RS में? एक बार। और 4 बार क्या आया है? सिंगल। तो यहाँ पे जब पार्शियल डबल बॉन्ड ड्रॉ कर रहे होंगे रेजोनेंस हाइब्रिड में, तो इस कैरेक्टर को लेकर ही तो करेंगे। तो 1 डबल का और 4 सिंगल का, तो पार्शियल डबल बॉन्ड बन रहा है। और यहाँ जब ड्रॉ कर रहे हैं तो ये दिमाग में रहेगा 3 टाइम्स डबल और 2 टाइम्स। भाई कहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा टाइम्स डबल बॉन्ड रहा है, करेक्ट। और यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम रहेगा, करेक्ट है ना? या इस जगह पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर मोर डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और यहाँ पे लेस डबल बॉन्ड कैरेक्टर। समझ गए? इसका मतलब है कि यहाँ का अगर C1 C2 ग्रेटर देन C3 C4, कौन सा ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर। तो जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाएगा? बॉन्ड। दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे आप इसको ड्रॉ करके पार्शियल डबल बॉन्ड और पार्शियल डबल बॉन्ड देखकर आप आंसर नहीं दे सकते थे, तो उस टाइम पे ऐसे देखना है। हो जाएगा? सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया है? ओके। तो नेक्स्ट क्लास यहाँ से ही लेंगे, इस पर कुछ और एग्जाम्पल ले लूँगा, और फिर उसी क्लास में स्टार्ट कर लेंगे रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी इज द लास्ट पार्ट ऑफ द रेजोनेंस, और फिर स्टार्ट होगा एरोमेटिसिटी। ठीक है, आज के लिए इतना है। आज टेस्ट होगा।